यहाँ हम बात करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ही कैलकुलेशन करना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग straight conductor. Magnetic field intensity due to a current carrying straight conductor. Earlier we had a circular coil, now we have a straight conductor. ठीक है, मैं ऐसे एज्यूम कर लूंगा कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, कुछ नाम रख लूंगा मैं इसका एक्स वाई रख लेते हैं, और इस स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड मेरे को कैलकुलेट करना है एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम इट्स सेंटर। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एज्यूम कर लेते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई। ऑफ कोर्स करंट का ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमने ये सीखा 2 लेक्चर्स में कि हम एक करंट एलिमेंट चूज करते हैं। वी टेक ए स्मॉलर एलिमेंट, लेट दिस इज ए स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ है dl, और यहां से ऑफ कोर्स इसके सेंटर से ही बनाओ, पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो है r। मैं थोड़ी डायग्राम बड़ी करके बनाता हूँ। ये मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें I करंट फ्लो कर रही है। यहां से a डिस्टेंस दूर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, व्हाट आई चूज फर्स्ट, आई चूज ए स्मॉल करंट एलिमेंट IDL, और मैं मान लेता हूं कि इस IDL का I इज द करंट, DL लेंथ है, I करंट फ्लो कर रही है। यहां से R डिस्टेंस दूर हमारा पॉइंट P है। ये वो पॉइंट है जहां हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस है बेटा R। सबसे पहले बायट-सावर्ट लॉ की यही आपने उसकी स्टेटमेंट में भी पढ़ा कि बायट-सावर्ट लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। हमने करंट एलिमेंट चूज कर लिया, लिख द करंट एलिमेंट। इसका यहाँ जो एंगल बन रहा है विद R, सपोज दिस एंगल इज थीटा, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट the magnetic field intensity at point P is, point P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, dB will be equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square। पहले तो मैं ये स्टेटमेंट लिख लूंगा एज इट इज, dB equals to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square, और इसे मैं बोलूंगा ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ये बेटा मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, अभी ये एंगल है थीटा, ये स्टेटमेंट है, प्योरली स्टेटमेंट लिखी, कुछ नहीं किया। ये डिस्टेंस r है, मैं यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है इसको l ले लेता हूँ, दिस इज dl। नाउ व्हाट आई डू, देखिए डेरिवेशन मैंने आपको बोला थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन है, बट अगर आप इसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अंडरस्टैंड करेंगे, यू कैन इजीली रिमेंबर इट। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बड़ी ज्यादा आपको क्रैमिंग करने की, मगअप करने की कुछ जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द डायग्राम। ये मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, जनरली होता है हमारे पास कंडक्टर, बट यहाँ स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट आई
dl is the current the small element, idl is current element. म्यू 0/4 पाई तो कांस्टेंट है, sin थीटा स्टेटमेंट से आ गया r स्क्वायर. अब मेरे को क्या करना है बेटा, इस ट्राइंगल को ही एनालाइज करना है इन सच ए वे कि मैं dl भी फाइंड करूं, sin थीटा भी फाइंड करूं और r भी फाइंड करूं. करंट तो करंट ही है. सो व्हाट आई डू, मैं कुछ नाम दे देता हूं, जैसे मैं इसको O बोल दूंगा, इसको पॉइंट को C बोल देता हूं. तो मैं ये ट्राइंगल यहां बना देता हूं, इस एंगल को फाई बोल देता हूं मैं. ठीक है, दिस एंगल इज फाई, जो P पे बन रहा है मैं यहां पे बना देता हूं आपके लिए. एट पॉइंट P द एंगल इज फाई, एट पॉइंट C इट इज थीटा, एंड एट पॉइंट O ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आ गया. OP जो है दैट इज इक्वल टू A, OP A के बराबर है, PC इक्वल्स टू R एंड OC इज L. बस ये ट्राइंगल उठा के मैंने यहां अलग से बना दी. इसी ट्राइंगल में से मैं एक्सट्रैक्ट करने वाला हूं अभी sin थीटा भी, R भी और DL भी. देखो कैसे, इन ट्राइंगल CPO, ठीक है, यू कैन सी द ट्राइंगल CPO. किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का जो सम है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. अब यहाँ एक तो पहले ही 90 है, इसका मतलब इन दोनों का सम जो है वो 90 होगा. इन ट्राइंगल CPO आई से थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री. बेटा अगर थीटा प्लस फाई 90 डिग्री है, सो मैं बोल सकता हूँ थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस फाइव. और अगर थीटा 90 माइनस फाइव है तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव. तो मेरे पास साइन थीटा बन गया cos फाई के बराबर. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. इंस्टेड ऑफ साइन थीटा मैं क्या पुट करूंगा, cos फाई. ठीक, दूसरा देखो, इसी ट्राइंगल में अगर मैं आपको ये बोलूं कि बताएं व्हाट इज A बाय R, तो आप बोलोगे भाई A बाय R तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, इट इज cos फाई. सो R हो गया A बाय cos फाई. तो R स्क्वायर क्या हुआ, A स्क्वायर sec स्क्वायर फाई लिख लो, क्योंकि 1 बाय cos क्या होता है, 1 बाय cos इज sec. तो इसको लिख सकता हूं A sec फाई, तो स्क्वायर किया तो A स्क्वायर sec स्क्वायर फाई. मेरे पास देखो थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन थीटा की जगह मैं cos फाई लिखूंगा, R स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा A स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, और DL की जगह देखना क्या लिखना है. आल्सो इसी ट्राइंगल में देखिए व्हाट इज L बाय A, it is perpendicular by base, so it should be tan phi. This means L is equal to A into tan phi. अब मेरे पास ये L का वैल्यू है, लेकिन मुझे चाहिए DL. So what I do, L से DL कैसे मिलेगा, I'll differentiate both sides with respect to phi. तो जब मैं differentiate करूंगा, ठीक है, I'll write here differentiating, यही लिख लेता हूं, differentiating both sides with respect to phi. ठीक है, तो ये बनेगा dl by d phi. Therefore dl by d phi is equal to A into sec square phi, because tan की डिफरेंशिएशन क्या है, secant square. तो dl क्या बन गया फिर इसके बेसिस पे देखिए, therefore dl is equal to A sec square phi d phi A sec square phi d phi, and I'll say that this is equation number 4. देख लीजिए, आपने डायग्राम बनानी है बेटा. थीटा प्लस फाई 90 आ गया, so sin थीटा is cos phi. A by R is cos phi, so R is A sec phi, R square is A sec square phi. Also L by A is tan phi, so DL is A sec square phi d phi. ये जो आपके पास इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 हैं,
इन इक्वेशंस को, नाउ दिस इज योर जॉब, नाउ पुट 2, 3 and 4 in equation 1. Put equations, substitute equations 2, 3 and 4 2, 3 and 4 in equation 1. तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा तो dB क्या बनेगा मेरे पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू dl. dl की जगह मैं क्या लिख लूंगा, a sec स्क्वायर फाई डी फाई. साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा cos फाई डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई. ये मेरे पास dB आ गया बेटा. फिर क्या करोगे, देखिए जहां पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये sec स्क्वायर फाई और ये sec स्क्वायर फाई कैंसिल होगा, ये एक a भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास dB आने वाला है म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय a इंटू cos फाई डी फाई. म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय a cos फाई इंटू डी फाई. कर लो पहले इतना, ठीक है. इसको 5 मिनट दे दो, 5 मिनट तो नहीं, 2 मिनट देखो इसको. This magnetic field is due to the small element. तो अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन देखो इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे होंगी. मैंने इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ फाई एक्सप्रेस किया है. एक्चुअली अगर मैं इस एंड पे ले लूं एलिमेंट, आई कैन चूज द एलिमेंट फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, एनीवेयर. यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है. और मुझे तो हर कहीं लेने हैं, मुझे तो सारे के सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करना है. तो इसलिए बेटा मैं एंगल लूंगा ये वाला. सपोज करो फाई 1 ले लिया और ये हो गया फाई 2. सिंस ये एलिमेंट, देखो इंटीग्रेशन के लिमिट्स कैसे चूज करनी है. सिंस ये एलिमेंट, ये हमारी सेंट्रल लाइन आ गई, सपोज कर लो ऐसे, इसके नीचे कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, और ऊपर भी कहीं हो सकता है. द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to the entire conductor is, will integrate this cos phi d phi. लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लेनी है, सिंस द एलिमेंट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, सो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी माइनस 512. ये माइनस साइन ही ये बताएगा कि हम इसके दोनों तरफ कंसीडर कर रहे हैं. अगर ये पॉइंट यहाँ के बजाय इसके सामने होता तो फिर हम एक ही एंगल लेते, ये वाला जितना भी होता उसका वैल्यू 0 से लेके फाई 2 या फाई वैल्यू रख देते. सिंस ये सेंटर से उधर, सेंटर हमारा रेफरेंस है, तो इसलिए एक एंगल नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले लेंगे. अब कॉस का इंटीग्रेशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन जो है वो प्लस साइन है. ये dB का इंटीग्रेशन तो b बन जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू म्यू 0 आई बाय 4 पाई a, और बेटा यहाँ आ जाएगा साइन फाई फ्रॉम माइनस 512 प्लस 52. सो जब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ, it would be mu 0 I by 4 pi a into sin phi 2 minus sin of minus phi 1, which indicates that we have included elements on both sides. So it is equal to mu naught I by 4 pi a sin phi 2. You know, sine is an odd function. Sine of minus theta is
minus sin theta. So this will come out and we have sin phi 1. So ये मेरे पास आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, इफ आई राइट इट अगेन, ये dB है, इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम -φ1 टू +φ2, तो B मेरे पास बना μ0 I बाय 4 पाई A sin φ1 प्लस sin φ2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको आपने याद रखना है। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ आप देखिए φ1 और φ2 क्या है, जो पॉइंट P पे दोनों एंड्स से एंगल बन रहे हैं वो है φ1 और φ2 क्या है, एंगल्स फ्रॉम बोथ एंड्स। यहाँ से जो बन रहा है φ1, दूसरे एंड पे जो बन रहा है φ2। एज ए स्पेशल केस अगर हम ये कंसीडर करें, या हमें ये सिचुएशन गिवन है कि ये जो कंडक्टर है ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, means if length of the conductor is infinite, if the conductor is infinitely long, then कितना होगा φ1 का वैल्यू, इमेजिन करो खुद। मान ले तो मैं इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ाता हूं, तो ये φ2 बढ़ गया, इतना हो गया, लेंथ थोड़ी और बढ़ा दी, φ2 और बढ़ गया, लेंथ थोड़ी और बढ़ा दूंगा तो ये देखो इसका बिहेवियर ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ये इधर की तरफ, ऐसे ही लेंथ थोड़ी कम करूं इधर, और बढ़ाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर कंडक्टर की, तो एंगल कितना होगा, ये वाला, see this line is shifting away from this line, so then φ1 और φ2 दोनों का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगा, मतलब π/2 होगा। तो जब मैं यहाँ sin π/2 डालूंगा, what is B therefore, μ0 I by 4 pi A sin π/2 plus sin π/2, and what is sin 90 plus sin 90, 1 plus 1 2 हो गया, तो बेटा B कितना हो गया मेरे पास। तो किसी इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है B, इट इज इक्वल टू μ0 I by 4 pi A into 2। ठीक है, this 2 and this 2, 4 will be left with 2 only, so μ0 I by 2 pi A। ठीक है, ये भी याद रखना आपने। अगर फाइनाइट लेंथ होगी कंडक्टर की तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर इनफाइनाइट लेंथ होगी तो ये बन जाएगा μ0 I by 2 pi A। समटाइम्स वर्ड इनफाइनाइट नहीं लिखा होगा, वेरी लॉन्ग लिखा होगा, ए लॉन्ग ट्रांसमिशन वायर, आप एनसीईआरटी में देखेंगे क्वेश्चन लिखा होगा लॉन्ग ट्रांसमिशन वायर, तो आपने उसकी लेंथ को इनफाइनाइट ही कंसीडर करना है। दिस फॉर्मूला हैज टू बी अप्लाइड। ठीक है, पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। मेरे पास सी, अगर आप ये सारी कैलकुलेशंस अवॉइड करना चाहते हैं तो ये याद रखें, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, आई करंट फ्लो कर रही है, सेंटर से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट चूज किया, एक एंड पे एंगल बन रहा है φ1 और दूसरे एंड पे एंगल बन रहा है φ2। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज a, दिस इज φ2, ये o x y, तो जो b होगा इट विल बी इक्वल टू μ0 I by 4 pi A into sin φ1 प्लस sin φ2। ये आ गया अगर कंडक्टर की लेंथ फाइनाइट है तो।
और अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो बी आ जाएगा म्यू 0 आई बाय 2 पाई ए। ठीक, डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा। आपको पता है कि डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस वायर होगी, प्लेन ऑफ दिस कंडक्टर होगी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से जो आता है, ठीक है, वो हमने पहले डिस्कस किया है। अब देखिए, किसी स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू a straight conductor or in the form of concentric circles। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक सर्कल्स की फॉर्म में होती हैं। इट इज लाइक दिस। ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, मैं अभी आपको याद दिलाऊंगा कि ये मेरे पास एक वायर में करंट फ्लो कर रही है आई, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन ऐसी लाइंस के साथ। ठीक है, अब इसमें समझना क्या है, ये तो 10th में भी पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। एक को बोलते हैं, सेम रिजल्ट मिलेगा, एक को बोलते हैं राइट हैंड कर्ल रूल, और दूसरे को बोलते हैं बेटा राइट हैंड पाम रूल। समझना क्या है, राइट हैंड कर्ल रूल, कर्ल होता है ये टर्न करना। अगर हम अपने राइट हैंड में एक कंडक्टर ले लें, ठीक है, ये कंडक्टर ले लिया, और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है उस करंट के अलोंग मैं अपना थंब रखूं, जिधर करंट फ्लो कर रही है उधर मैं थंब रखूं अगर, तो जो फिंगर्स का कर्ल है, देखो अगर मैं, ये राइट हैंड है, अगर फिंगर का कर्ल इधर से देखूं तो आउटवर्ड है, और इधर को देखूंगा तो इनवर्ड है। ठीक है, आपको ये चीज समझनी है। यू कैन यूज योर राइट हैंड एंड थंब को पोजीशन करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है, फिंगर्स का मुड़ना जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो यहां से फिंगर्स का कर्ल जो है वो बाहर की तरफ है, और यहां से देखेंगे तो फिंगर्स का कर्ल जो है वो इनवर्ड है। द कर्ल ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ कर्ल बाहर, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, एंड नाउ यू कैन मेक एन आइडिया, दिस इज बेसिकली लाइक दिस, आउटवर्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, और इनवर्ड है तो गोइंग इनटू द बोर्ड, इनटू द पेपर फॉर यू। ठीक, ऐसे बना सकते हैं। देखो ये मेरे पास अगर कंडक्टर है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, आई पुट अ डॉट, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब दो कंडक्टर्स होंगे, हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो हम ये रूल यूज करके डायरेक्शन देखेंगे दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की। राइट हैंड कर्ल रूल या राइट हैंड पाम रूल से, मैं पाम रूल भी समझाऊंगा, पहले कर्ल रूल देखो। अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, सी अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, पहले तो सर्कल बना लीजिए, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, नाउ द करंट इज कमिंग डाउन, ठीक है, यू हैव टू मूव द थंब डाउन। देखो इधर हो गया इन और इधर से हो गया आउट, तो इधर इनवर्ड हो गया, ये हो गया इनवर्ड,
और यहां से आ गया बेटा आउटवर्ड। ठीक है, ये इनवर्ड हो गया, ऐसे बना दो, यहां से मैं ऐसे बना देता हूँ दिखाने के लिए, ये डॉट और ये क्रॉस, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड द अदर रूल आल्सो, सेम रिजल्ट आएगा हमारे पास। राइट हैंड पाम रूल बोल सकते हैं, जिसको जो कन्वीनियंट लगेगा वो यूज करना। अगर हम एक कंडक्टर लें जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, आपने राइट हैंड को ऐसे खोल देना है, ठीक है, कर्ल नहीं करना है, थंब को उस डायरेक्शन में रखो जिधर करंट फ्लो कर रही है, और फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रखो जहां हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उस तरफ। तो बेटा अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मुझे यहां देखनी है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, आई विल कीप द थंब लाइक दिस, यहां मैग्नेटिक फील्ड उधर देखना है, तो आप पाम की डायरेक्शन देखिए, मेरा ये पाम इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। अगर मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो मुझे पाम इनवर्ड रखना पड़ेगा, सो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज इनवर्ड। और अगर मुझे यहाँ देखना है मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे ये हाथ ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट की तरफ होना चाहिए और फिंगर्स शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो आउटवर्ड है, आउटवर्ड इज लाइक दिस, पहले भी ऐसे ही था। अब ये कन्वीनियंट होता है क्योंकि देखो अगर हमारे पास ऐसे कंडक्टर है, अगर मुझे ऊपर देखना है मैग्नेटिक फील्ड तो मैं कैसे रखूंगा, ये फिंगर, ये थंब चला गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर ऊपर, ये मेरे पास आ गया। और अगर मुझे नीचे देखना है तो मैं ऐसे रखूंगा, देखो करंट की डायरेक्शन अलोंग द थंब है और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे है, तो पाम किधर जा रहा है, पाम नहीं दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब इनवर्ड है। वहां देखना, देखो पाम दिख रहा है तो आउटवर्ड है। दिस इज कॉल्ड एज राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करिए, राइट हैंड पाम रूल यूज करिए, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, सपोज एक कंडक्टर है हमारे पास, एक नहीं इनफैक्ट 4 कंडक्टर से मिलके एक स्क्वायर बना हुआ है। द स्क्वायर इज पी क्यू आर एंड एस, and let each side of the square is 2a and the current flowing in it is I। कितनी करंट फ्लो कर रही है, जो इस कंडक्टिंग लूप में करंट फ्लो कर रही है वो है I, और कोई पैरामीटर गिवन नहीं है, यही दिया है कि ये एक स्क्वायर है जिसमें I करंट फ्लो कर रही है, स्क्वायर की साइड है 2a। तो बताओ यहां सेंटर पे, पॉइंट O ले लेता हूं मैं एज सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सामने दिख रहा है बेटा हमारे पास 4 कंडक्टर्स हैं, हम उन चारों कंडक्टर्स के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। यहाँ पे कितने मैग्नेटिक फील्ड का, 4 मैग्नेटिक फील्ड्स का। ध्यान से देखो, क्या हमारे पास ये जो 4 कंडक्टर्स हैं ये फाइनाइट लेंथ के हैं कि इनफाइनाइट लेंथ के हैं, सोचो। इनफाइनाइट तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इनफाइनाइट हुए तो स्क्वायर नहीं बनता, यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, इसका मतलब लेंथ कैसी है, फाइनाइट। तो मैं एक कंडक्टर लेता हूं पहले, मुझे φ1 φ2 चाहिए होगा, ठीक है। मैं इस कंडक्टर से उस पॉइंट की तरफ 2 लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं, सेंटर से डिस्टेंस भी चाहिए मुझे, और देखो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस मेरे को 2a दिया है, तो ये वाला डिस्टेंस a होगा। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे एक बार, ये डिस्टेंस a होगा। अब इस एक स्ट्रेट कंडक्टर का मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं। क्या फॉर्मूला है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का, B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई a साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2। ध्यान से देखो, मैंने आपको यहाँ जो एंगल था उसका नाम φ1 और इसका नाम ऐसे φ2 हमने रखा था। यहाँ a तो a ही है, ये डिस्टेंस तो a ही है बाई चांस, सो दिस विल रिमेन एज इट इज।
साइन फाई 1, सी अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के दोनों जो डायगोनल्स होंगे वो तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दैट मींस ये टोटल एंगल कितना होगा 90, सो इट विल बी साइन 45 प्लस साइन 45, क्योंकि ये 45 है ये 45 है, मैं डिग्री में लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं पाई बाय 4 लिखता, ठीक है, आई नो कि डिग्री इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू। ये मैं B1 लिख लेता हूँ, 1 मींस मैंने इस कंडक्टर को 1 बोल दिया, सो B1 मेरे पास क्या बना, म्यू नॉट I बाय 4 पाई A साइन 45, व्हाट इज साइन 45, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 दोनों का होगा 2 बाय रूट, ठीक है, कुछ भी कैंसिल मत करो, लेट इट रिमेन एज इट इज। नाउ टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैंने B1 फाइंड किया, ये B1 देखो डायरेक्शन के दो ही हमारे पास ऑप्शन है, या तो इनवर्ड या आउटवर्ड, बिकॉज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। लेट अस सी इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो मैंने आपको बोला राइट हैंड पाम रूल यूज करना इजी रहेगा, तो ये ऐसे तो रख नहीं सकते, हमें ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, करंट नीचे और पॉइंट उधर है, तो पाम सामने आ रहा है, देखो करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, पॉइंट उधर है, पाम बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड होगा, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए आई विल पुट ए डॉट हियर। अब ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण निकाला, इस कंडक्टर PQ के कारण। अब अगर मैं QR की बात करूं, क्योंकि यही करंट इधर आके इधर सेम रही, तो उसका भी तो सेम ही ज्योमेट्री है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो B2 होगा वो भी इतना ही होगा, जो B3 होगा वो भी इतना ही होगा, ज्योमेट्री सेम है, स्क्वायर है, साइड बराबर है, एंगल बराबर है यहाँ। लेकिन मैं डायरेक्शन देख लेता हूँ, अगर डायरेक्शन कहीं इक्वल एंड अपोजिट होके कैंसिल नहीं हो जाए, ये जो करंट है QR में जो करंट फ्लो कर रही है, इस करंट के कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होगी, आई विल टेक दिस एज द करंट, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर है, तो पाम तो बाहर आ रहा है, पाम बाहर आएगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पाम आउटवर्ड है, पाम आउटवर्ड है, इसका मतलब B2 भी आउटवर्ड है, B3 भी आउटवर्ड है, B4 भी आउटवर्ड होगा, सारे मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड ही है, तो सबकी डायरेक्शन सेम, सबका मैग्नीट्यूड सेम, सो व्हाट वी डू, देयरफॉर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट O इज B equals to 4B1, so 4 into mu 0 I by 4 pi A into 2 by root 2, ठीक है, एंड आई विल एडवाइज यू कि इसको कैंसिल मत करो 4 पाई को, क्योंकि जो म्यू 0 बाय 4 पाई होता है ना, वो स्टैंडर्ड हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है 10⁻⁻⁷, ठीक है, तो कीप दिस एज इट इज, सो B आपके पास आ जाएगा, दिस विल बिकम 4 2 8, ऐसे लिखूंगा म्यू 0 बाय 4 पाई 8I बाय A रूट 2, या रूट 2A लिख दो, बट रूट 2A लिखते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना कि A should be out of the square root, 4 2 8 I mu 0 by 4 pi A root 2 or root 2A, so this is the resultant magnetic field intensity at the center, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, जैसे सबकी आउटवर्ड है तो ये भी तो आउटवर्ड ही होगी। अगर आप सर्कल वाला रूल यहाँ अप्लाई कर दोगे डायरेक्शन के लिए तो कर ही सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योमेट्री अलग अलग है, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज जो हमें गिवन है, एंड आपको मैंने कल सिंपल रूल बताया याद रखने के लिए, स्क्रू को घुमा दो, यहां से स्क्रू घुमाओगे इट विल कम आउट, सो व्हेन द स्क्रू कम्स आउट इट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द स्क्रू। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी स्क्रू की इट विल गो इन, एंटी क्लॉकवाइज होगी इट विल कम आउट, तो जहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, so this magnetic field is outward from screw rule or from right hand
पाम रूल और कर्ल रूल, कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे पास बेटा ऐसी शेप का एक कंडक्टर है जिसमें स्ट्रेट, अच्छा स्ट्रेट लाइन की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है, इसी का कुछ पोर्शन बेंड करके सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो इनफाइनाइट लेंथ तो इनफाइनाइट ही रहेगी, थोड़ी कम ज्यादा करने से तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर क्वेश्चन ये है कि अगर यहां से आई करंट फ्लो कर रही है, इस सर्कल का रेडियस ए है, ऑफ कोर्स ये वाला डिस्टेंस भी ए ही होगा, तो यहाँ ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, दिस इज द क्वेश्चन। सो गिव इट ए थॉट। क्या है यहाँ मेरे पास, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लेते हैं ये स्ट्रेट कंडक्टर आ गया 1 और ये सर्कल आ गया 2। इस स्ट्रेट कंडक्टर का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इनफाइनाइट है ना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, डिस्टेंस ए ही है, किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। और ये है देखो करंट की डायरेक्शन, पॉइंट ऊपर है तो पाम बाहर आ रहा है, करंट की डायरेक्शन पॉइंट ऊपर पाम बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये आउटवर्ड होगा। और ये जो करंट है, इस करंट के कारण सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0 आई बाय 2 ए, पहली एप्लीकेशन पड़ी थी, बट दिस करंट इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेशन विल गो इन, सो दिस इज इनवर्ड। पता चल गया, ये जो करंट है ये है लेफ्ट टू राइट और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। और इस सर्कल में करंट फ्लो कर, अगर ये ऐसे घूम के आता तो ये भी इनवर्ट हो जाता है, जैसे ये ऐसे होता तो फिर सिचुएशन कुछ और होनी थी, यहां भी आउटवर्ड। अब दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट आ गई, बेटा अगर तो डायरेक्शन सेम आती है तो थिंग्स विल बिकम वेरी सिंपल, ऐड ही करनी है। बट अगर डायरेक्शन अपोजिट आ जाती है तो सबट्रैक्ट तो करना है, लेकिन ये भी देखना है कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। देखिए म्यू 0 आई दोनों के न्यूमरेटर में है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो टर्म तो छोटी होगी, तो B2 जो है वो B1 से बड़ा है, और B2 B1 से बड़ा होने के कारण जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B होगा दैट वुड बी इक्वल टू B2 माइनस B1, सो ये आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2a म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a। तो आप यहीं छोड़ दीजिए, अदरवाइज राइट म्यू 0 आई बाय 2a कॉमन 1 माइनस 1 बाय पाई। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, इन दोनों में से बड़ा कौन है, B2, तो जो B2 की डायरेक्शन है वही रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इतना करो आज, आपकी ये तीनों एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गई बायट सर्वर लॉ की। इस पे बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए पहले, उनको सॉल्व करिए, send your solutions and we'll discuss more numericals in the next class. Thank you.